हेलो गुड्डी गुड़िया। तो भाई आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का वो चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपके क्लास 10th बोर्ड में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। और अगर अभी तक ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा भैया लेके आ गया है गन शॉट। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। पूरे 20 से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा, जो कि रिपीटेड हुए हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा एग्जाम में। भाई इसके बाद तुम्हें अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। नो टेंशन, टेंशन लेना ही नहीं है, मत लेना टेंशन, क्योंकि भैया तुम्हारे साथ हैं। सारा का सारा पेपर इसी में से आएगा, ध्यान रखना। सारा का सारा पेपर, बस इस क्लास को पूरी तरह अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ लेना। और हाँ, जब आप क्लास देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे। तो स्टार्ट करें फिर। तो यार सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु और अधातु क्या होता है। देखो, धातु और अधातु समझने से पहले हम लोगों ने यार जो क्लास 9 में सीखा था, तत्व के बारे में एक चैप्टर था, पढ़ा था क्लास 9 में। उसमें मैंने देखा था कि यार जो हमारे पास अभी तक जितने भी एलिमेंट की खोज हुई है, अभी तक टोटल हम जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज हुई है। हाँ, 118 एलिमेंट हैं, टोटल 118 तत्व है ना। तो अगर 118 तत्व हैं तो इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि प्रकृति में पाए गए थे, और कुछ तत्व ऐसे थे जो व्यक्ति के द्वारा बनाए गए थे। तो लगभग लगभग 94 तत्व ऐसे थे जो प्रकृति में पाए गए थे, और जो बचे 24 तत्व वो लगभग प्रयोगशाला में या व्यक्ति के द्वारा, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा बनाए गए होते हैं। और इन्हीं तत्वों के प्रकार में आता है एक धातु और अधातु। मतलब तत्व का ही प्रकार आता है धातु और अधातु, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं 91 हमारे पास क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। और जो बचा लगभग 17 ये हमारे पास अधातु होती हैं। क्या? अधातुएं होती हैं। और बचा 10, इनको हम लोग बोलते हैं उपधातु। क्या? उपधातु बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार पीछे हम क्लास 9 में सीखा था तत्व के बारे में। तत्व का ही प्रकार है जो धातु और अधातु के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तत्व के ही प्रकार में हम सीखते हैं धातु और अधातु के बारे में। इतना समझ गए ना? तो अब हम समझेंगे, जो ये बस थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई कितने तत्व होते हैं, कितनी धातु है, कितनी अधातु है। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। ठीक, तो देखो, धातु का मतलब क्या है कि वे तत्व जिनमें चमक होती है, मतलब कि जो चमकते हैं, जो कैसे होते हैं, चमक उत्पन्न करते हुए धातु हैं, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब यह है कि धातु सुचालक का मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई धातु है, कोई मेटल है, तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, करंट बहेगा, मतलब धारा बहेगी। वही है सुचालक। तथा जिन्हें पीट कर चादर या खींच कर तार बनाया जा सकता है। मतलब कि धातु को अगर पीटोगे तो उसे एक पतली चादर का रूप दे दिया जाता है। अगर उसको पीट कर खींचोगे भी तो उससे एक पतला तार भी आप बना सकते हैं। वही है धातु। ठीक, तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि ऐसे धातु होते हैं जो चमक उत्पन्न करती हैं। पहला पॉइंट, धातु होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु वे होते हैं जो जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, जिन्हें खींच कर तार बनाया जा सकता है, उसे धातु कहते हैं। अगर दूसरी लैंग्वेज में समझा जाए केमिकली रूप से, कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, धातु कहलाते हैं। मतलब दुनिया में जो तत्व है हमारे पास, जो भी मेरे पास तत्व हैं, वे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्यागेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे मतलब कि एक दूसरे को देंगे, मतलब दूसरे को देंगे तो उसे बोलेंगे धातु। तो भाई उसे क्या कहते हैं? भाई जिसके पास रहता है वही देता है, मतलब कि जो देता है वो धनी होता है। तो जब देगा तो धनायन बनाएगा, धनी है तभी तो दे रहा है। अगर धनी ना होता तो क्या उसके पास ऑलरेडी पास पैसा होता? ना होता ना। दिया, इसका मतलब धनी था, तभी धनायन हुआ। तो इसका मतलब जो मेरे पास एग्जांपल है, सोना हुआ, चांदी, लोहा, पीतल,
तांबा, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सभी क्या है, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। अब उसके बाद देखो एल्यूमिनियम भी आपका हो गया, धातु होता है। अब उसके बाद जो मेरे पास आता है अधातु, क्या होता है भैया, अधातु। भाई अब धातु होगा, धातु से थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कि थोड़ा सा अलग होगा अधातु, ठीक है, नॉन मेटल। देखो वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है, जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब कुचालक का मतलब ये हुआ कि जिसमें करंट ना फ्लो हो, जिसमें धारा ना बहे, उसे अधातु कहते हैं। मतलब कि जो अधातु होगा वह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होगा, उसमें धातु, उसमें धारा नहीं बहेगी। तथा ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जो ये अधातु है तीनों अवस्था में पाया जाता है, मतलब कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में फॉर्म में पाया जाता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं केमिकल रूप से कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जो त्याग करके धनायन बनाएंगे, और जो ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे वो अधातु होंगे। भाई किसी से लेता है, कोई उधार लेता है तो ऋणी बनता है ना, ऋणी। मान लो मैंने तुमसे पैसा लिया कुछ उधार कुछ दिन के लिए, तो मैं ऋणी होऊंगा और तुम क्या होगे, धनी होगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था ऑलरेडी, तुमने मुझे दिया, भाई तुम धनी हो गए, मैं ऋणी हो जाऊंगा। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, कार्बन C, आयोडीन I2, सल्फर S, क्लोरीन Cl, यहीं पे आता है ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी अधातु होते हैं। समझ गए कि नहीं। अब एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन जो है ना होता है, ये भी एक अधातु है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ये भी एक अधातु है। धातु धातु के बारे में क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझे ना, आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखो हम समझते हैं धातु एवं अधातु के जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। सबसे पहले देखो धातु जो होती हैं वह धातुएं चमकदार होती हैं। पहला पॉइंट, धातुएं जो होती हैं वह चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं, चमकदार, मतलब इनमें चमक उत्पन्न होती है। जैसे आप देखे होगे भाई सोना, सोना आपने देखा होगा, या आपने चांदी देखा होगा, ये क्या होती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ये धातु हैं, सोना चांदी, ये चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर। धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। फिर तीसरा है आघात वर्धिता होती है, मतलब कि आघात वर्धनीय होती हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, देखो कुछ धातु ऐसी जिनको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। मतलब कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना ही आघात वर्धिता कहलाता है, और इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता या आघातवर्धिता कहते हैं। मतलब कि कुछ बुक्स में लिया रहता है आघातवर्धनीयता लिखा रहता है, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में आघातवर्धिता लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब यहीं पे लिखेंगे, मान लो कि पूछा गया एक नंबर में भाई आघातवर्धनीयता क्या है या आघातवर्धिता क्या है, बात एक ही है, बस लिखने का मैटर अलग है। तो आघातवर्धिता पूछेंगे तो क्या बताएं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धिता कहते हैं। देखो हमारे पास जो सोना होता है और जो हमारे पास चांदी, ये जो सोना और चांदी है सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बहुविकल्पी में बताओ सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। तो क्या बताओगे, सोना चांदी, क्या, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी। और चांदी का आप जानते हो एजी प्रतीक होता है, एजी, जरा सुनो जी, और सोना का क्या होता है, एयू, क्लियर। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, तन्यता। तन्यता का मतलब है जो धातु होती है तन्य होती हैं। जैसे देखो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब कि जो धातु होती हैं उनको पतले तार के रूप में जो खींचा जाता है, उसी को क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, तन्यता कहते थे। यहाँ भी एक नंबर का अतिलघु प्रश्न बन सकता है, तन्यता क्या है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा सोना सबसे अधिक तन्य धातु। भाई आपने सोना देखा है, सबसे अधिक तन्य धातु है। अगर 1 ग्राम सोना लाया जाए, 1 ग्राम सोना लाया जाए तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो अगर आप भाई 1 ग्राम सोना लेकर आते हो, 1 ग्राम आप एयू लेकर आए, तो इससे 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हो। 2 किलोमीटर सोच लो, ये सिर्फ एक छोटे सा, मतलब कि 1 ग्राम सोना आप देखोगे ना, घर में पूछ सकते हो कि भाई आप, कि हाँ 1 ग्राम, मम्मी पापा से पूछ सकते हो, जानते हैं कि 1 ग्राम सोना कितना होता है लगभग, कितना आप भी जानते होगे। तो मतलब है ये 1 ग्राम सोना से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, ठीक।
अब जो अधातु होती है, ये तो भाई धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, इसी में अधातु हुआ। अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, जो पहला है ये चमक नहीं होती, मतलब कि अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होती है, चमकती नहीं है। दूसरा है भंगुर होते हैं, कैसा होती है, भंगुर मतलब ब्रिटल टाइप, तो छू तो एकदम मतलब कि टूट जाती है ऐसा। ये तीसरा आघातवर्धनी नहीं होती, मतलब ये आघातवर्धनी का गुण इसमें नहीं पाया जाता। चौथा तन्य नहीं होती, मतलब अधातुओं को आप पीट कर ना तो चादर बना सकते हो ना ही तार बना सकते हो। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। अब इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई क्वेश्चन आया था 2025 में कि यहीं से कि आप धातु अधातु में अंतर बताओ भौतिक गुणों के आधार पर। ये 2025 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसा। तो आप यही अंतर लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे भौतिक गुण बताया, यही अंतर भी है क्या, यही अंतर भी है। आप अंतर पूछेगा, अंतर डालोगे, एक साइड धातु एक साइड अधातु, ये धातु के बारे में लिख दोगे, ये अधातु के बारे में लिख दोगे, यही अंतर हो जाएगा। ऐसे धातु चमकदार होती हैं, धातु समानता कठोर होती हैं, धातु आघातवर्धता होती हैं, ये तन्यता होती हैं, और इस अधातु में ये सारी पॉइंट लिख दोगे, बस बस अंतर हो जाएगा ये। क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो अब देखो कुछ हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अपवाद, भाई जितने भी मेरे पास धातुएं हैं भाई उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि मैंने यार पढ़ा कि धातु सभी चमकदार होती हैं, लेकिन यार भाई ये दुनिया है, थोड़ा एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखो पहला है मेरे पास क्षारीय धातु, जो लिथियम है, सोडियम है या पोटेशियम है। के को बोलते हैं पोटेशियम, अन्य को बोलते हैं सोडियम, एल से लिथियम। इनको हम लोग क्षारीय धातु बोले, या ऐसा भी बोल सकते हैं क्षार धातु। क्या? क्षार धातु। ठीक है, देखो इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। याद करो यार, अभी मैंने धातु पढ़ा था कि धातु सभी कठोर होती हैं, लेकिन अब एक्सेप्शन में आ गया, अपवाद में क्या आया कि लिथियम और सोडियम पोटेशियम तीन ऐसी धातु हैं जो सॉफ्ट होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, मतलब मुलायम होती हैं, और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, बताओ निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। तो आप बताना पड़ेगा ना, ध्यान रखना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगला दूसरा है गैलियम, मतलब Ga, और सीजियम मतलब Cs का जो गलनांक बहुत कम है, इन्हें अगर आप अपनी हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। अगर आप गैलियम और सीजियम धातु को उठाओ, जैसे ही अपने हाथों पे रखोगे तो क्या होती है? पिघलने लग जाती है। क्या होती है? पिघलने लग जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला है लेड, मतलब लेड मतलब पीबी, मरकरी मतलब Hg, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या? ऊष्मा के कुचालक। और अभी मैंने पढ़ा यार, जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद में आ गया जो लेड है, जो मरकरी है, वह ऊष्मा के कुचालक थे। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दो ऐसी धातु के नाम बताओ जो ऊष्मा के कुचालक होती हैं। तो क्या हुआ? लेड और मरकरी, लेड और मरकरी होता है। क्लियर? अब उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास, जो मरकरी है Hg, इसका प्रतीक Hg होता है। इसी मरकरी को हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पारा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जो मरकरी Hg को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका लॉजिक क्या है यार? मतलब जो मरकरी है, ये मरकरी है क्या? धातु है। ये धातु जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाएगी। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप मतलब एटा रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर। तो ये जो मरकरी है ये तो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन बाकी इन्हीं इसी मरकरी को छोड़कर बाकी जितनी अन्य धातुएं हैं वे सभी सारी धातुएं ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसीलिए अपवाद है, मरकरी एक द्रव अवस्था में, एक मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना है, पॉइंट याद रखना अपवाद वाले, यही तो क्वेश्चन ही बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये अपवाद एक्सेप्शन, यही क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब अधातु के केस में आ जाओ। देखो आयोडीन तथा ग्रेफाइट चमकदार होती हैं। तो भाई अभी आप ही बताओ जरा कि मैंने पढ़ा था जितनी अधातुएं होती हैं वो चमक नहीं होती हैं, उसमें चमक नहीं होती है, वो चमकदार नहीं होती है, वो कैसी होती थी? ब्रिटल होती थी, भंगुर होती थी ना। लेकिन अपवाद आ गया, जो आयोडीन है और जो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अब जो देखो पेंसिल का जो नोक होते हो ग्रेफाइट, और आयोडीन जानते हो आयोडीन, तो ये चमकदार होती हैं। ठीक, और फिर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो अभी मैंने पीछे पढ़ा था कि जितनी भी धातु हैं ठोस द्रव गैस तीनों में पाई जाती हैं, और जो ये
ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, यह सिर्फ द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। तो यहाँ से एक ऐसी धातु, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्रोमीन, बताओ तुम धातु में कौन सा एक धातु था जो द्रव अवस्था में पाया जाता था, वह था मरकरी। और अधातु में कौन सी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाएगी, वह ब्रोमीन, मतलब Br। ध्यान रखना पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तीसरा है हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है। भाई देखो, हीरा आपको कैसा दिखता है, कठोर दिखता है कि नहीं, तो वो धातु में आना चाहिए, तो आया किसमें, अधातु में, इसका मतलब अपवाद है ना। तो हीरा एक कार्बन का अपर रूप है, किसका, कार्बन का। भाई क्या कार्बन एक अधातु है, तो भाई कार्बन का अपर रूप है, मतलब उसका रूप, बार बार रूप, तो भाई वो भी एक अधातु में आ जाएगा। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है। चौथा है ग्रेफाइट, कार्बन का भी का एक अपर रूप है, मतलब कि कार्बन के दो अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट, जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक हैं। अब देख लो भैया, मैंने देखा था कि भाई अधातु में विद्युत तथा उष्मा के सुचालक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे यार ग्रेफाइट अपर रूप है किसका, कार्बन का, और कार्बन एक अधातु है और ये अपवाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है। क्लियर हुआ पॉइंट, आगे बढ़ता हूं। तो अब आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु। बताओ भैया, अभी मैंने पढ़ा द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु क्या है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, 2023 के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं, क्या धातु, तो कमरे के ताप पर धातु जो थी वह द्रव अवस्था में थी, कौन, मरकरी। तो जब भाई मरकरी द्रव अवस्था में थे, ये बोला ठोस अवस्था में नहीं थे, ही ये मरकरी Hg जिसको बोलते हैं पारा, यही नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ता हूं, अगला। अब देखो एक क्वेश्चन और था, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। तीसरा क्या है, क्षार धातुएं हैं। तो भाई अभी ये भी मैंने पढ़ा था, क्षारी धातुएं, क्षार धातुएं, जो 2023 और 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। बता सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तीन धातु थी जिन्हों हम बोलते हैं क्षार धातुएं। और इन्हें कैसे काटा जा सकता है, आसानी से इन्हें चाकू से हम लोग काट सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण ताप पर द्रव धातु है। देखो साधारण ताप पर जो द्रव रूप में धातु पाई जाती है वो क्या थी, मरकरी Hg, जिसको बोलते हैं हम लोग पारा Hg मरकरी। 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन, देख लो अभी मैंने पीछे पढ़ा, जो यार आ रहे हैं नहीं एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो भाई कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लोगे, भाई जो भी क्वेश्चन होगा सब बना दोगे, क्योंकि भैया है ना तुम्हारे साथ। तो जान लो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अपना समझ लेना यार कि मेरे जो लाइफ का ऐसा एग्जाम होगा मैं इसमें फोड़ूंगा, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। तो भाई समझ गए ना। अब आगे बढ़ता हूं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉप या केमिकल मतलब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना धातुओं के रासायनिक गुण। देखो जो हमारे पास धातु होती हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी हैं। तो देखो पहला है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। देखो जब धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। ध्यान समझना, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास से धातु ले लिया पोटेशियम और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में निकलता है, तो ये बना के और ये ऑक्सीजन O। तो जैसे आपने देखा है के पे एक चार्ज होता है, O पे दो नेगेटिव होता है, दो को इधर फेंकूंगा और एक एक को एक इधर फेंकूंगा, तो के का दो में गुणा होगा K2 और O का इकन्नम हो, क्या बनेगा K2O। अब बैलेंस ही पूरा कर लो, यहाँ 2K है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2K, यहाँ O2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 बाहर से मल्टीप्लाई कराओगे 2O बन जाएगा, लेकिन पोटेशियम बढ़ गया, दो दूनी 4, तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो ये पहला आपका रिएक्शन बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन है सोडियम, मान लो एक धातु है, सोडियम लिया और ऑक्सीजन लिया, O2 के फॉर्म में निकलता है, इसकी रिएक्शन कराओगे। देखो सोडियम जो हम जानते हैं एक पॉजिटिव होता है, आपको पता है, 9th में सीखा आपने, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा।
ऑक्सीजन आप जानते हैं 2 नेगेटिव, 2 को इधर फेंक दो और 1 को इधर, Na का 2 में गुणा कराओगे तो Na2O का 1 में कराओगे O कन्नम O, तो बनेगा Na2O। तो अब देखो Na 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा 2 Na, ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 ऑक्सीजन, और लेकिन सोडियम बढ़ गया भाई, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई हो, सोडियम सोडियम कितना होगा 4, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करा दो, बन गया। अब उसके बाद अगली रिएक्शन है जैसे Mg, धातु हुआ, ऑक्सीजन O2 से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या, MgO, क्यों, आप जानते हो Mg पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बन जाएगा MgO। तो देखो यहाँ O कितना है 2, यहाँ O 1, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 Mg, तो Mg बढ़ गया 2, तो यहाँ पे 2 Mg, देखो ये भी आपका रिएक्शन पूरा हो गया। तो अब देखो ये जो K2O है इसको लिख सकते हो पोटेशियम ऑक्साइड, कैसे, पोटेशियम O से ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। Na से क्या होता है, सोडियम O से ऑक्साइड, क्या लिखोगे, सोडियम ऑक्साइड, इसको आप नाम लिख देना, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अगला तीसरी रिएक्शन आप देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया गया एक धातु है, ऑक्सीजन O2 से क्रिया कराऊंगा, तो आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम पे कितने पॉजिटिव होते हैं, 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 2 को इधर फेंकूंगा 3 को इधर, 2 को इधर 3 को इधर, तो बनेगा क्या, Al2O3 बना, Al2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 Al बन गया। अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे, 1 मिनट, जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ से तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, लेकिन एल्यूमिनियम बढ़ गया 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 से हटा के 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे 4, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगली हमारे पास, इसका नाम MgO को लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम लिख लेना, और Al2O3 को लिखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है कॉपर Cu और ऑक्सीजन O2 क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CuO, क्यों, Cu पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, Cu बन जाएगा। Cu 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कराओ 2 Cu, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो बराबर 2 Cu हो गए, तो हाँ 2 से Cu मल्टीप्लाई करा दो, बराबर वैलेंसी हो जाएगी। और Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, और O से ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम बन जाएगा, आप भैया नाम लिख लेना, ठीक है, बगल में ऐसे मैं बता दे रहा हूँ सबका, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ए पोटेशियम ऑक्साइड, इनका नाम लिख लेना। समझ गए ना रिएक्शन सब। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि वे ऑक्साइड जो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी जिनको बोलते हैं जो अम्ल और क्षार के दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, जैसे MgO हुआ, CuO, Na2O, K2O एंड Al2O3 एंड ZnO, ये सभी क्या है मेरे पास, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो अगर मैं Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका मैं क्रिया कराऊंगा किसके साथ, अम्ल के साथ, ये HCl क्या है, एक तनु अम्ल है, एसिड है। जब इसकी अब क्रिया इससे होती है उभयधर्मी ऑक्साइड, जब तनु अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, देखो Al2O3 है प्लस का HCl है, तो पहले यहाँ पे देख लो, अगर मैं लिखता हूँ Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड और प्लस HCl लिखूंगा, ठीक है, तो एक इब्राइज क्या बनाएगा, आपको पता है यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है और प्लस माइनस लेकर जाता, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, तो -1 को इधर फेंकूंगा 3 को इधर फेंकूंगा, तो बनेगा क्या, AlCl3 बन गया, प्लस का हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो तुरंत जल निकाल दो अपने आप से, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे जान लो जल बनना बनना है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है ना, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, अब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा दो 6 हाइड्रोजन, 6 Cl हो गया, तो यहाँ 3 Cl, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 Cl, अब एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना, Al2O3 प्लस का 6HCl गिव राइज टू AlCl3 प्लस का 3H2O। अगला Al2O3 प्लस का 2NaOH, देखो यही मेरे पास उभयधर्मी ऑक्साइड है, जब क्षार से अपक्रिया करता है, क्षार होता है ना NaOH जिसमें OH हो, और अम्ल जानते हो HCl, अब उसके बाद क्षार जैसे NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaAlO2, क्या बनाएगा, NaAl, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन 2 लोगे NaAlO2 बनाएगा, ठीक। तो ये जब बनेगा यहाँ पे सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, Na पे अगर मैं यहाँ मान लो Na पे 1 पॉजिटिव लिया, Al पे
3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, यहाँ 2 से ये 2 2 4 बनाएगा, ये 3 और 1 4 बनाएगा, तो प्लस और ये माइनस, क्योंकि माइनस में रहता है, घटाना मत जोड़ना है, ठीक है। पावर 2 2 4 ए, 3 और 1 4 ए बराबर है ना, NaAlO2 बनेगा, प्लस का जल निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जल निकल जाएगा, तो ये बनता है NaAlO2, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है NaAlO2। ये जो क्वेश्चन है आपके भैया बोर्ड एग्जाम में, किसमें बोर्ड एग्जाम में आया था, CBSE के बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2025 में दोनों रिएक्शन पूरी गई थी, मतलब कि ये पूछा गया था 2 रिएक्शन CBSE के एग्जाम में, कि या तो बैलेंस करने के लिए पूछा गया था ये, या तो ये बना बनाया था, हाँ बैलेंस करने के लिए पूछा गया था कि इसको बैलेंस करो। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो थोड़ा सा यार हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, मतलब सक्रियता श्रेणी के बारे में। तो देखो अब इसको एक बार देख लेता हूँ, फिलहाल मैंने पढ़ा है पीछे, बट अब यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो हम देखें पोटेशियम, के से क्या होता है पोटेशियम, Na सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर और गोल्ड Au होता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना यार, पीछे भी मैंने पढ़ा था। तो इसको याद करने के लिए तरीका बता, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। तो कुड़ी मतलब के पोटेशियम, नाल मतलब सोडियम, CS मतलब कार, कार मतलब Ca, मैंगो मतलब Mg, अल्टो मतलब Al, जिसको मतलब Zn, फिर मतलब फी, लेकर मतलब लेड, Pb, हम मतलब चले Cu, मथुरा मतलब कि मथुरा मरकरी, Hg, साथ मतलब सिल्वर, Ag सुनो जो हम लोग चलते हैं 7G, ठीक है। Ag सुनो जी हम लोग चलते हैं 7G, और Au बना गोल्ड, मतलब कि घूमने घूमने गोल्ड। आगे याद कर लेना, देखो जो एक होता है मोस्ट रिएक्टिव, मतलब कि ज्यादा अपक्रियाशील, जब ऊपर वाले जो धातु होते हैं ज्यादा अपक्रियाशील होते हैं, मतलब कि तुरंत अपक्रिया कर लेते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उनको बोलते हैं लेस रिएक्टिव, मतलब कम क्रियाशील धातु हैं, ठीक है। तो अब आगे है धातु की जल से अपक्रिया। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना कि भाई जो धातु के केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट पढ़ लिया था, अब पढ़ना धातु की जल से अपक्रिया। देखो जब आप धातु की जल से अपक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, देखो धातु प्लस जल, जब धातु जल से क्रिया करेगा तो बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड भी बनता है, बन सकता है, बनेगा, और ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, और प्लस का जल निकलता है, दोनों के साथ जल नहीं हाइड्रोजन है, गैस निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो हम लोग जानते हैं, देखो ये जो मेरे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये है कोल्ड वाटर के साथ जब आप क्रिया करते हैं, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा जल, किसके साथ, ठंडे जल के साथ आप क्रिया करते हैं। और फिर Mg जो हुआ है हॉट वाटर, हॉट का मतलब गर्म जल के साथ आप क्रिया करता है। और बच्चा Al Zn Fe, एल्यूमिनियम जिंक Fe, ये स्टीम वाटर, स्टीम, इसी स्टीम से क्रिया करते हैं। स्टीम का मतलब कि जो जल की भाप होती है ना, भाप, उससे क्रिया करते हैं, जो भाप निकलती है। और जो बचा Pb हाइड्रोजन, Cu Hg Ag Au Pt डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब ये जल से अपक्रिया करती ही नहीं, ये जब सभी तत्व तो जल से अपक्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं वो भाई, ये लेस रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील तत्व, तो ये अपक्रिया करते ही नहीं जल से। तो रिएक्शन देख लो यहाँ पे मेरे पास है, जब पोटेशियम जल से अपक्रिया करता है, जो देखो के हुआ, पोटेशियम प्लस जल से अपक्रिया करेगा तो बनाना क्या है मुझे, धातु हाइड्रोक्साइड, के हाइड्रोक्साइड मतलब OH, के OH हो गया, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। अब बैलेंस ही पूरा कर लो, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 है बराबर, यहाँ 1 है 3, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, तो 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लाई करा दो, 2 के 2 दूनी 2 H ए हो जाएगा, 2 H 4 H बराबर 2 के बढ़ गया, 2 के कर दो, और H यहाँ ओ 2 है, यहाँ भी बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 वो करा लिया, 2K प्लस 2H2 बन गया, 2KOH प्लस H2 निकला ना, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। कहीं कहीं पे ऑक्साइड भी दिखेगा, अभी देखना। अगला भी है सोडियम, जब Na लेंगे आप, देखो जब आप Na लेंगे, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, देखो Na मतलब सोडियम कितना पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव, और जब जल से क्रिया करेगा तो भाई धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो NaOH हाइड्रोक्साइड OH जोड़ दो, प्लस का जल निकाल दो, नहीं हाइड्रोजन गैस निकाल दो। अब ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस ही पूरा कर लेना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 Na, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 Na, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक, पूरा हो जाएगा। अब जो Mg है, Mg का मतलब मैग्नीशियम, यह एक धातु है, जब इसकी जल से क्रिया होती है
किस जल से? गर्म, मतलब कि पानी जो होता है हॉट वाटर, जब ये क्रिया करता है तो ये भी बनाएगा वही MgOH का होल टॉइस। होल टॉइस क्या बना? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg दो पॉजिटिव होता है और OH जो होता है, OH हम एक नेगेटिव पढ़े हैं, एक नेगेटिव होता है, बाहर दो से मल्टीप्लाई, इसीलिए दो से बैलेंस ही पूरा हो जाएगा, बनेगा MgOH का होल टॉइस प्लस का H2। अब इसके बाद एक और है, यहाँ पे देख रहे हो Ca प्लस का 2H2O, तो ये भी बनाया क्या? CaOH का होल टॉइस, क्योंकि Ca पे दो पॉजिटिव होता है, OH के एक नेगेटिव होता है, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई और प्लस का H2O। तो Ca एक धातु है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब देखो बच्चा, जो Al प्लस का 3H2O, जब एल्यूमिनियम भी मेरे पास एक धातु है, जब ये भी जल से क्रिया करेगा, देखो बनाया क्या? Al2O3। देख रहे हो इस केस में क्या बना? धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बना, इस केस में ऑक्साइड बना, मतलब Al2O3, क्योंकि आप जानते हो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, दो को इधर, 3 को इधर, 2 को इधर फेंका, 3 को इधर, तो क्या बनेगा? Al2, इसका मल्टीप्लाई और इसका है O3, तो बन गया Al2O3 धातु ऑक्साइड, और प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2। अब यहाँ 3 होता है, यहाँ बाहर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6 होगा, बनेगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो 3 दूनी 6H हो गया, यहाँ 3 दूनी 6H और तीनों बराबर है, Al2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर 2Al। ठीक है, समझे ना? अब उसके बाद देखो अगली जो है मेरे पास Fe होता है, फेरस मतलब आयरन, दो पॉजिटिव होता है, प्लस जब ये जल से क्रिया करेगा तो बनेगा Fe3O4 प्लस का 4H2, क्योंकि अगर 4H2 नहीं लिखते हैं तो पहले हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकली। अब बैलेंस ही पूरा कर लो, यहाँ 4O है, यहाँ बाहर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4O, 4 दूनी 8H हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8H, Fe3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3Fe। जो ए वाली रिएक्शन है भाई, देख रहे हो ये जो मैंने रिएक्शन किया, ए वाली रिएक्शन, देखो ए वाली जो रिएक्शन है ये आई थी, ए वाली, ये एग्जाम में अब की 2025 के एग्जाम में ये यूपी बोर्ड में पूछा था। ए रिएक्शन पता है कैसे पूछा था? ये दोनों अपक्रिया थी, यहाँ पे अभिकारक था और ए वाला प्लेस हटा दिया गया था, ए वाला स्थान हटा दिया गया था, ये इसके स्थान में बताओ क्या आएगा, ऐसे रिएक्शन पूछा था। जब आप रिएक्शन पढ़े रहोगे तभी आपको याद आएगा ना कि हाँ भाई यहाँ पे था Fe3O4। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ता हूं। अब देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा धातु की तनु अम्लों से क्रिया। जब धातु Mg हुआ, तनु अम्ल HCl, तो MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने लगाई गई इसीलिए ताकि इसको आपके नजर में ध्यान रहे कि हाँ भाई Mg ये जो है ये ऊपर है। अब भाई जब ऊपर है तो ये विस्थापित करेगा ना, निकाल के फेंकेगा, तो Mg दो पॉजिटिव और Cl एक निगेटिव, तो प्लस माइनस को लेकर भागेगा, बनेगा तो क्या? MgCl2। Cl2 क्यों बना? कि Cl पे एक निगेटिव होता है, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई और प्लस का हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे जब धातु तनु अम्ल से क्रिया करती है, तो धातु तनु अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है, प्लस का हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ध्यान रखना, बगल में ही लिख लेना नीचे, ठीक है इसके, कि जब भाई धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है, धातु तनु अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, मतलब साल्ट बनेगा और प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला Zn प्लस का 2HCl गैस क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस का H2, क्योंकि Zn कितना पॉजिटिव होता है आप जानते हो, बचपन से बता रहा हूँ यार, याद कर लो, याद कर लो, कितना भी पॉजिटिव होता है, किस पे कितना चार्ज होता है, आप याद कर लो तो सारी रिएक्शन आप बना लोगे। और Cl पे एक निगेटिव होता है, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करा, इसीलिए बनता है ZnCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस, और बैलेंस ही करने के लिए बराबर दो से मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया। फिर Fe क्रिया करता है किससे? हाइड्रोजन गैस से, तो हाइड्रोजन गैस का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब वही तनु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बनाएगा FeCl2, क्योंकि Fe पे दो पॉजिटिव, तो FeCl2 जो Fe पे मैंने लिखा था कभी कभी दो पॉजिटिव भी शो करता है, तीन पॉजिटिव भी शो करता था, यहाँ पे केस में हाइड्रोजन गैस निकालना है दो, तो यहाँ पे FeCl2 बनेगा, ये दो पॉजिटिव ये दो निगेटिव, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो FeCl2 बना। अगला फिर Zn प्लस H2SO4, जिंक और ए सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ध्यान रखना H2SO4, तो Zn2 पॉजिटिव होता है, और आप बताओगे SO4 कितना निगेटिव होता है? बताओ, SO4 दो निगेटिव, तो ये प्लस और माइनस को लेकर भागेगा तो बनाएगा क्या? ZnSO4 भाई, और प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो बन गया जिंक सल्फेट। क्या? जिंक सल्फेट एक लवण ही है, एक साल्ट ही है ना। तो देख रहे हो आप, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये सभी क्या है? सक्रियता श्रेणी के वही तत्व है, वही एलिमेंट है जो इसमें से जो ऊपर है वो तो भाई ज्यादा क्रियाशील होंगे, जो नीचे कम क्रियाशील होंगे।
आगे बढ़ता हूँ, अब याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला है मेरा कॉन्सेप्ट अम्लराज या एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है भाई अम्लराज। देखो सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का ताजा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज कहलाता है। देखो जो HCl होता है इसके 3 भाग होते हैं और जो सांद्र HNO3 होता है उसके 1 भाग होते हैं। जब मतलब HCl और HNO3 HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग इस अनुपात में मिलाया जाता है तो बनता है एक्वारेजिया, मतलब अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज। मतलब जब आप सांद्र HCl लोगे उसके 3 भाग ले लोगे और HNO3 लोगे तो उसके 1 भाग ले लोगे, जब वो क्रिया करता है बनता है एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। यहाँ पे क्रिया नहीं कराना, फिर हम देखते हैं कि भाई अम्लराज में जो HCl की मात्रा कितनी ली जाती है, HCl और HNO3 की जो अनुपात होता है कितना होता है, 3:1। ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगला है 4th नंबर कॉन्सेप्ट धातु की धातु लवणों से क्रिया, मतलब इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, जो कि पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा था। विस्थापन अपक्रिया आपको पता है, जैसे मान लो एक तत्व है ए और एक यौगिक है BC, जब ए इसके पास जाएगा तो लेकर भाग जाएगा, इसका छोड़ देगा, मतलब AC को ले लिया और B को अलग कर दिया। क्यों अलग कर पाता? क्योंकि हम देखते हैं कि जोन ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो छोड़ देगा। तो जैसे Fe है और प्लस CuSO4 क्रिया करेगा तो Fe कितना पॉजिटिव होता है? 2। अभी मैंने देखा CuSO4 2 नेगेटिव, तो FeSO4 बनाएगा, FeSO4 प्लस का Cu। क्यों? Fe को देखो जरा कहाँ पे है, ए है, और Cu को देखो तो Cu से ऊपर बैठा है, इसका मतलब Fe जो है ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो Fe तुरंत इसको निकाल के फेंक देगा, Cu से विस्थापित कर देगा SO4 को। अगला Zn प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा? ये ZnSO4 प्लस का Cu, ये भी बन जाएगा क्योंकि Zn को भी देखो कहाँ पे है बेचारा, Zn ए है जिंक और Cu है तो Cu से भी ऊपर बैठा है, तो ये क्रिया करके निकाल के फेंक देगा। अब बताओ इस सब क्रिया में जो मैंने यहाँ पे दिया है, इस सब क्रिया को जरा आप लोग बना सकते हो। देखो Cu प्लस का ZnSO4 गिवराज क्या आएगा यहाँ पे, आप जल्दी देखोगे बना दोगे भैया CuSO4 प्लस का Zn, जल्दबाजी में लिख दोगे, लेकिन यही जल्दबाजी आप गलत कर जाओगे। क्यों? कि जो Cu है नीचे होता है किससे? Zn से। तो Zn से जो Cu है वह SO4 को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि Cu कम क्रियाशील धातु है और Zn अधिक क्रियाशील धातु है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मत बना देना कि हाँ भैया CuSO4 प्लस का Zn, तो ये अपक्रिया यहाँ पे लिख दोगे आप, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, मतलब नो रिएक्शन। समझ गए ना? क्या है? अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु और अधातु। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या? देखो एलिमेंट का मतलब हम लोग जानेंगे तत्व, और एटॉमिक नंबर का मतलब उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, आपने क्लास 9 में सीखा था, पढ़ा था KLMN के बारे में, जिसके कोर्स में 2 8 18 32 होता है इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 8 18 32, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद कोर्स में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? अब जरा सोचो कि मुझे यहां पे सोडियम मान लिया है Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 11। अब मुझे बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। मुझे बताना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले यहां से लेंगे 2, कितना ले लिया? 2 आया, फिर 8 ले लिया। अब 8 2 10 हुआ ना, कितने की कमी पड़ रही? 1 की, 2 8 1 हो गया। मैग्नीशियम मतलब Mg का कितना होगा? 12। पहले 2 लूंगा यहां से, फिर 8 लेंगे, 8 2 10, कितने की कमी पड़ रही है? आगे से अब कितना निकाल लेंगे? 2, तो 2 8 2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 20 है, पहले 2 लूंगा, फिर 8 लूंगा, फिर उसके बाद 8 2 10 10 8 18, फिर 8 लूंगा, फिर 2 लूंगा, तो 8 2 10 8 18 18 2 20। अब मैं 8 क्यों ले रहा हूं? मुझे पता है कि जो भी मेरे पास तत्व होता है, जो भी मेरे पास धातु हैं, उनके बाह्य कोश में
हमारे पास उनको पूरा करना है, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो उसके बाह्य कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी बाह्य कोश का अगर उसका अष्टक पूरा करना है तो उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले 20 है तो पहले आगे का 2 लिया, फिर 8 लिया, 8 2 10 बना। फिर हम बोल सकते हैं यार 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले, 12 भी ले सकते हैं ना, लेकिन नहीं, 8 लेना है। कितना? 8। 8 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक। फिर अब कितने कमी पड़ रही? 2, तो ले लिया। अब 17 पे आ जाओ, 17 लोगे पहले 2, फिर 8, 8 2 10। अब कितने कमी पड़ रही है आगे वाले से? 7 की ना, 2 8 7 बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 आया, 2, अब यहां से 2 लिया, अब 8 बनाना है, तो यहां पे 8 से कितना ले लूं? 6 ना, 2 6 बन गया। तो इसका ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जरा देखो कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसके भी 2, इसके भी 2, इसके 6 हैं। अब सुनो, जो मेरे पास धातु होगा, क्या जो भी मेरे पास धातु है या जो भी मेरे पास अधातु है, क्या है? अधातु है। तो देखना जरा भाई, इसका मतलब क्या है? धातु और अधातु। अगर देखो मेरे पास जो धातु होता है, हमने जाना है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है। मतलब कहता है भाई चल तू ले जा, मेरी तरफ से ले जा, मेरे पास बहुत सारा है, तू अपना ले जा, चल अपना काम बना ले। और अधातु जो बेचारा होता है वह दूसरों से लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये लेता है कि हाँ यार भाई, कभी वहां चला गया मांगने, कभी वहां चला गया मांगने, कभी वहां चला गया मांगने। तो मतलब ये मांगता है दूसरे से। ये क्या करता है? मांगता है। अब सुनो जरा, अब उसके बाद जरा देखो कि जो धातु का अधातु समझ गए ना। अब उसके बाद इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 2, इसके 7, इसके 6। तो अगर मेरे पास किसी के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन, जो उसकी बैलेंसी होगी, अगर 1 है या 2 है या 3 है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा? देगा। ये आसानी से दूसरे को अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। हाँ चल भाई तू ले जा, अपना काम बना लेगा। फिर वहीं पे अगर किसी के बाह्य कोश में मान लो भैया आया 4 5 6 या 7, इतने इलेक्ट्रॉन आए गए, ठीक है। तो ए इलेक्ट्रॉन की अगर किसी भी बाह्य कोश में इतने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं 4 5 6, तो इसकी वैलेंसी अगर इतना आता है तो होगा नॉन मेटल। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, मतलब लेगा। क्या करेगा? लेगा। जैसे यहां पे समझो कि अगर मेरे पास भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाह्य कोश में 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये किसी को दे देगा, चल भाई तू ले जा। ये भी किसी को देगा, ये भी किसी को दे देगा। और वहीं पे एक क्लोरीन और ये ऑक्सीजन क्या होती हैं? अधातु होती है। दोनों नॉन मेटल होते हैं ना, दोनों नॉन मेटल। अब भाई इसके बाह्य कोश में 7 है, इसके 6, तो बोलेगा यार भाई यार तू मेरा दे, तू मुझे दे दे, मैं अपना काम बना लूँ। एक किसी से लेगा तभी तो 8 बनेगा, एक किसी से 2 लेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो बनेगा 8 बनेगा, 6 2 8। तो भाई ये किसी से मांगेगा, भाई चल यार तू दे दे, तू मेरी शादी करा दे, मतलब तू मेरा काम बन जाएगा, फिर बाकी हम आपका देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए कि नहीं? अगर आप ये समझ गए तो इसी से हम लोग बनाते हैं, क्या पता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे निकालते हैं हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको एक मान लो आपको दे दे रहा हूं एक, चलो उसका दे रहा हूं, किसका? सल्फर का दे रहा हूं। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना आएगा, ठीक है। मैं जान जाऊंगा हाँ आप लोग समझ गए हो, ठीक। आगे बढ़ता हूं। अब देखो सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का बनना। देख लो भाई, आपके एग्जाम में 2019 20 24 में आया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अब क्या होगा कि देखो जैसे मेरे पास पहले सोडियम Na एक धातु है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे कितना आएगा? 2 8 1। बाह्य कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। फिर इसके बाद क्लोरीन मतलब 17 एक धातु है, जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 7, मतलब A7। बाह्य कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। फिर जरा देखो सोडियम एक धातु है, तो धातु है तो इसका मतलब है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। भाई चल अब मैं अपने तरफ से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकाल के दे रहा हूं, मतलब कि मैं कहता हूं चलो मैं अपनी वाली तुम्हें दे देता हूं, तू ले जा, ठीक है। तो N एक पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अपने तरफ से फेंकेगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम आयन।
फिर वहीं पे क्लोरीन एक अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इससे क्या करेगा, ले लेगा, भाई चल तू अपनी वाली दे दे, अपना काम बना ले, शादी वादी करके निकल जा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, लिया, तो बनेगा क्लोरीन, मतलब कि एक निगेटिव क्लोराइड आयन, ठीक। तो अब इतना समझ गए ना। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बिंदु हम संरचना बनाते हैं, तो पहले मान लो जो NaCl आया है सोडियम क्लोराइड, इसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो पहले ए पॉइंट लिखेंगे, फिर ए पॉइंट लिखेंगे, ये चीजें तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे Na मतलब सोडियम। सोडियम के बाह्य कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, एक। तो सोडियम क्या है, एक धातु है। अगर ये धातु है तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉट से। कब, जो मेरे पास धातु होगा, और जो मेरे पास अधातु होगा उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। किससे, क्रॉस निशान से, ठीक है। तो अब सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक डॉट रखा, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 7, तो इसको 7 हम क्रॉस बनाकर दिखाएंगे, 2 2 4 2 6, एक साथ बना दिया, फिर एक तीर खींचेंगे। फिर ए डॉट क्या कहता है, ए सोडियम क्या कहता है कि भाई हाँ मेरे पास एक है, चल तू ले जा, अपना काम बना ले, क्योंकि इसके पास 7 है। जब इसको एक दे देगा तो एक दे देगा, जब इसको तो एक 8 बन जाएगा, बाह्य कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए भी। जब इसको एक दे देगा तो यहां से बनेगा गिब्राइज करके सोडियम, एक दिया क्योंकि धनी होगा, क्योंकि दिया इन्होंने, तो सोडियम एक पॉजिटिव, प्लस क्लोरीन पे ये जो डॉट है यहाँ पे चला आया, डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये डॉट दे दे, 2 2 4 2 6, एक 7 था और एक डॉट आ गया यहाँ पे, तो बन गया भाई एक निगेटिव। तो एक क्लोरीन एक डॉट ले लिया, पूरा कर लिया, और यही मेरे पास बन जाएगा पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यही हो जाएगा। समझे कि नहीं, ठीक है, देख लो। तो आपको सबसे पहले जो उसमें तत्व है, जो उस यौगिक में जो जो तत्व हैं, जो धातु होगा उसको डॉट से दिखाएंगे, जो अधातु होगा उसके क्रॉस से दिखाएंगे। देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के पता कर लो उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाह्य कोश में उसकी बैलेंसी कितनी है, और जो अधातु होगा उसकी बैलेंसी पता कर लेंगे। तो उसको जो अधातु होगा उसको क्रॉस से दिखा दो, जो धातु उसको डॉट से दिखा दो, ठीक है। अब जान लो जो धातु होता है उसके गिब्राइज के उस साइड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, और जो अधातु होता है गिब्राइज के पहले मतलब अभिकारक के साइड इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अब अगला है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, जिसको बोलते हैं MgO। देखो Mg मतलब मैग्नीशियम, जिसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 12, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 12 होता है। अब उसके बाद इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, 2 8 2, क्योंकि 8 2 10 10 8 18 10, 8 2 10 10 2 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कोश में है कि नहीं, तो क्या करेगा, भाई चल तू ले जा यार, मेरी वाली ले जा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, हाँ चल चलो यार तुम्हारा काम बन जाए। फिर Mg का, जब मैं Mg का तोड़ूंगा यहाँ पे गिब्राइज करके, Mg2 पॉजिटिव होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव हम जानते हैं Mg पे 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक 8, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 6 2 और 6, इसके बाह्य कोश में कितने हैं, 6, तो मतलब ये सामने वाले से अपने आगे वाले से ले लेगा, भाई यार अपने वाले दे दे भाई, भाई मतलब कि तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरा अपना काम बन जाए। तो ऑक्सीजन प्लस, अब देखो अधातु है तो इसका मतलब अभिकारक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा क्योंकि ग्रहण कर रहा है, तो बनेगा ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो आप, Mg है, Mg पे कितना, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, धातु है, डॉट से दिखाया यहाँ पे। और ऑक्सीजन एक धातु है, अंतिम कोश में कितने थे, 6, तो 6 क्रॉस 2 2 4 2 6, गिब्राइज बनाओ Mg2 पॉजिटिव, क्या बनेगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 डॉट है, 2 पॉजिटिव, प्लस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन सीजन, ए वाला डॉट उठ के यहां से यहां चला आएगा, फिर ए वाला क्योंकि 2 है जिसको दे देगा आसानी से, यहां चला आएगा। देखो डॉट डॉट आ गया कि नहीं, ए और 6 क्रॉस थे तो बन गया 6 2 8, 6 क्रॉस और 2 2 8, 8 बने ना बाहर कोश में, 2 निगेटिव होगा, दिखा देंगे। तो यही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यूपी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, CBSE में 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि भैया MgO का जो डॉट संरचना होती है, डॉट स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाओ। अगला है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, क्यों, Mg2 पॉजिटिव होता है, Cl एक निगेटिव, बैलेंस करने के लिए सूत्र बन जाता है MgCl2, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, MgCl2 सूत्र बन जाता है। अब देखो Mg का भी मैंने देखा, परमाणु क्रमांक 12, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 2, क्योंकि 8 2 10 10 2 12, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर Mg भाई धातु है तो Mg गिब्राइज, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे। फिर आया क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब कितना होता है, 17 परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 7, इसके बाद कोश में कितने हैं, 7,
मतलब इसका वैलेंसी कितना है 7, इसका 2। अब देखो भाई क्लोरीन को चाहिए ना, चाहिए, तो अब क्लोरीन ग्रहण करेगा क्योंकि एक निगेटिव होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन निगेटिव बनाएगा। अब mg यहाँ पे रखा mg, क्योंकि mg बारकोस में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 डॉट दिखाया, यहाँ पे mg के बगल ऐसे 2 डॉट दिखा दो। अब क्लोरीन कितना है यहाँ पे, Cl कितना है, 2 बार है कि नहीं, MgCl2 का मतलब Cl एक और एक Cl, तो मतलब एक Cl ऊपर लिख दिया, एक Cl यहाँ नीचे, और Cl के बाद उसमें कितने 7, 7 रख दो, 2 2 4 2 6, और एक मैं यहाँ से और रख दे रहा हूँ, ठीक है, एक, फिर ये 2 2 4 2 6 एक 7, यहाँ 2 3 3 2 5 5 2 7 हो गया। तो अब उसके बाद क्या करो, गिबराइज बनाओ, तो Mg 2 डॉट है, 2 पॉजिटिव प्लस Cl। अब देखो Mg एक डॉट इसको दे देगा, एक डॉट इसको दे देगा, दोनों डॉट चले आए दोनों के पास, 7 इसका था पहले, क्रॉस एक डॉट ए दिया, एक डॉट उधर गया, तो 8 बन जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 7, एक डॉट आ गया, 8 बनाया, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 2 बार Cl है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, और एक डॉट है बाहर 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 डॉट आया है, और यहाँ पे एक निगेटिव लगा है, तो यही इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगा। ये भी सीबीएसई के एग्जाम के 2020 में एक क्वेश्चन आया था। आप बना लोगे ना ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसका, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी सेट में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार अपना, क्या है भाई अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गुण, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो सबसे पहले समझते हैं यार आयनिक यौगिक होते क्या हैं। आयनिक यौगिक देखो, 2 असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो बना क्या NaCl, तो बन गया NaCl, तो इसका मतलब NaCl एक आयनिक यौगिक है। तो मतलब 2 असमान परमाणु, भाई Na अलग है Cl अलग है, इसके मध्य जो इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस मिल गए थे NaCl बनाया, आदान प्रदान के फलस्वरूप जो बनने वाला यौगिक है वही आयनिक यौगिक कहलाता है। क्लियर। इसके गुण क्या, गुण नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 के गलनांक और क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके जो बॉइलिंग एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक और जो क्वथनांक होता है बहुत उच्च होते हैं। क्या, बहुत उच्च। अब क्यों होते हैं इसका मतलब, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन जो फोर्स होता है को तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भाई अगर इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं तो भाई इनके मध्य, मान लो कि अगर Na है और Cl, इनके मध्य जो मेरे पास विद्युत आकर्षण बल है वह उस बल को तोड़ने के लिए, मतलब इनको अलग करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। अगला दूसरा विलेयता। विलेयता मतलब प्रायः जो ए यौगिक होते हैं जल में घुलनशील, मतलब जल में घुल जाते हैं, तथा बेंजीन, और एक बेंजीन होता है, यहीं पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, याद रख लेना, आगे हम इसके बारे में समझेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। और कीरोसिन, कीरोसिन का मतलब जो तेल आता है हमारे घरों में होता है, मिट्टी का तेल ना, उसी को बोलते हैं। पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं अगर इनकी विलेयता को देखा जाए तो ये तो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, लेकिन जैसे जो हमारे बेंजीन होता है, जो केरोसिन होता है, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब यही आयनिक यौगिक अगर आप बेंजीन में घोलेंगे, आप केरोसिन में मिलाओगे, आप पेट्रोल में मिलाओगे तो ये अघुलनशील, मतलब ये घुलेंगे नहीं। समझ गए ना पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, धातुओं की प्राप्ति। देखो जो धातु होते हैं उनकी प्राप्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले जो धातु प्राप्त होता है, पहला है हमारा खनिज। क्या, खनिज। देखो खनिज क्या होता है, तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब जो हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है, जो ऊपरी सतह है, यहाँ पे जो भी तत्व, जो भी यौगिक पाए गए उस पृथ्वी की ऊपरी सतह पे प्राकृतिक रूप से, मतलब कि वह उसमें मिले हैं और उनको खोजा गया है, उनको पाया गया है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज। ये क्वेश्चन अति लघु में 1 नंबर का पूछता है, याद रख लेना, लिख लेना, ठीक है। तो समझ गए ना खनिज क्या है, मतलब कि जो पृथ्वी होती है उसकी जो सतह पे, उसकी जो भूपर्पटी का मतलब उसकी ऊपरी सतह पे जो तत्व, जो यौगिक पाए जाते हैं वही है खनिज, वही है खनिज। मतलब प्रकृति रूप से, भाई वो प्रकृति के नेचर के द्वारा मेड है, नेचर से प्राप्त किया जा रहा है, तो वही है खनिज।
अगला है अयस्क। अयस्क का मतलब वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सरलता पूर्वक तथा अधिक मात्रा में किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो अयस्क है वे खनिज जिनमें से, मतलब खनिज से प्राप्त करेंगे अयस्क को, किससे, खनिज से, वे खनिज जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में, मतलब अगर आप अयस्क बनाना चाहते हैं तो अयस्क कहां से निकालेंगे, खनिज से, मतलब कम लागत में, सरलता पूर्वक, आसानी से, अधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। ठीक, तो भाई खनिज से ही अयस्क बन रहा है। अगला है गैंग। गैंग का मतलब सिंपल सा है, हम लोग जो अगर चीजें पृथ्वी से मान लो वो परपेटी से या अंदर से निकाला जा रहा है, तो उसमें भाई मिट्टी लगी होगी, कंकड़, रेत, ये सारी चीजें लगी होंगी कि नहीं, उसमें लगी होंगी ना, फिर उसको साफ किया जाता है ले जाके, फिर उसको बताया जाता है हाँ इसका इस तत्व का नाम ये रखा जाएगा ना। तो उसी प्रकार उसी को हम लोग बोलते हैं गैंग, मतलब खनिज में अशुद्धियां जैसे मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गया, रेत हो गया आदि पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। मतलब ये एनसीईआरटी का एक शब्द है गैंग का मतलब, जैसे भाई जब खनिज को आप पृथ्वी से निकाल रहे हैं तो उसमें रेत, मिट्टी, कंकड़, ये सारी चीजें उसमें लगी पाई जाएंगी, मतलब उसमें चिपकी रहेंगी इस प्रकार से, जैसे गंदा टाइप का लगेगा ना, तो उसको वो जो लगा है वही गैंग, फिर उसको साफ किया जाता है, तब पता चलता है हाँ भाई तत्व यौगिक है। ठीक, अब एक नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब जितने भी अयस्क हैं वह खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात ध्यान रखना कि भाई जितने भी अयस्क होंगे वो खनिज होते हैं, मतलब कि अयस्क को खनिज से प्राप्त किया गया है तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, मतलब कि अगर सारे खनिज भूपर्पटी से प्राप्त किए गए हैं तो वह सभी खनिज अयस्क नहीं बन सकते। क्लियर पॉइंट, ध्यान रखना। अब यहां से अगर मान लो आपसे अंतर पूछता है, खनिज और अयस्क में अंतर बताओ, तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले खनिज लिखोगे एक साइड, एक साइड मान लो एक साइड ऐसे खनिज लिख लोगे, एक साइड अयस्क लिख लोगे। पहला पॉइंट दोनों के क्या रख दोगे, डिफिनेशन रख दोगे, ठीक है, डिफिनेशन रख दोगे पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में क्या रख दोगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। किसमें, अयस्क में आप लिखोगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, और आप खनिज में लिख दोगे कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हो सकते हैं। ठीक है, ये अंतर हुआ। अगर उस तरह कि भाई खनिज और अयस्क में एक अंतर कोई बताओ तो आप इसी अंतर को लिख देना, ए वाला मेन। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्लियर पॉइंट। आगे नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। देखो जो भी हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में कुछ धातु ऐसी हैं जो ज्यादा क्रियाशील थी, और कुछ धातु जो थी जो बीच में थी, और कुछ धातु थी जो नीचे थी, मतलब नीचे कम क्रियाशील धातु हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित, क्या मध्य स्थित के बारे में मुझे पढ़ना है। मध्य स्थित का मतलब जो बीच में मिडिल में आते हैं। देखो सक्रियता श्रेणी है अपने पास, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी क्या है, सिल्वर, एयू, सोना। तो यहाँ पे जेडन, एफई, पीबी ये सभी बीच में है, मतलब मध्य में स्थित है, ये सभी जिंक, आयरन, लेड। तो देखो ये क्या होता है, जो सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण है, एक क्या होते हैं, पहले पॉइंट में है, ये प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी में जो भी मिडिल में, जो मध्य में धातुएं स्थित हैं, यह प्रकृति में कैसे पाई जाती हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने में अधिक आसान है, प्राप्त करने में अधिक आसान है। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी मेरे पास सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड की बात चले जान लो सल्फर आएगा, कार्बोनेट मतलब सी जान लो CO3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से प्राप्त करने में अधिक आसान है, ज्यादा से ज्यादा आसान है, बहुत आसान से आप आसानी से सल्फाइड को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें पहली प्रक्रिया आती है जिसको हम लोग बोलते हैं भर्जन। क्या, भर्जन। तो भर्जन क्या है, देखो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मतलब जो भी मेरे पास सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन है, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में
परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछता है कि भर्जन क्या है, उस टाइम होने वाली उसका रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखो। तो आप जान रहे हो सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो देखो मेरे पास हुआ एक सल्फाइड अयस्क, मतलब कि सल्फर जहां पे लगा हो सल्फाइड अयस्क हुआ ZnS, जिंक सल्फाइड इसको बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन मतलब कि वायु की सीमित मात्रा, वायु की अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब कि वायु प्रेजेंस है, अधिक तापमान उष्मा दे रहा हूं तो ये बन जाएगा क्या, गर्म करने पर ऑक्साइड मतलब कि ZnO। जिंक 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन 2 निगेटिव होता है, तो जिंक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो बनेगा ZnO, और प्लस सल्फर है ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब बैलेंस ही पूरा कर लो, यहाँ Zn2 है, यहाँ पे Zn2 कर लूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, यहाँ 2 बाहर से मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई है ना तो 2 सल्फर ही है। ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 यहाँ 2 यहाँ 4 2 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पे पूरा हो गया। मतलब कि जब आप ZnS को ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो बनेगा ZnO और प्लस सल्फर है ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो बन गया। यहाँ Zn2, यहाँ सल्फर 1 Zn1 ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, 3 से यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई कराओ 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ 2 से करा 2 दूनी 4 और सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर 2 सल्फर, Zn बढ़ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा था 2 यहाँ Zn, 2 O यहाँ 4 O यहाँ, 2 दूनी 4 4 2 6, बैलेंसी पूरा हो जाएगी। भाई बैलेंसी को आपको पूरा रखना है रिएक्शन बनाने के टाइम, ठीक है। जिंक सल्फाइड हुआ, इसको जब वायु की मात्रा में गर्म किया जाएगा तो बन गया भाई जिंक ऑक्साइड में ZnO, पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा इसी में आता है निस्तापन। देखो अब भाई निस्तापन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी अति लघु में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निस्तापन क्या है, उस टाइम उस होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखो। देखो सीमित वायु में, मतलब कि यहाँ पे वायु की सीमित मात्रा होती है, कार्बोनेट अयस्कों को, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्कों को और भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को, ध्यान रखना ताकि आपको रिएक्शन याद रहे, ठीक है। कार्बोनेट अयस्कों को तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, मतलब कि ज्यादा अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया ही निस्तापन कहलाती है। तो यहां भी क्या करना है आपको, देखो कार्बोनेट अयस्क मतलब कि कार्बोनेट मतलब CO3 आएगा, जिंक के साथ जिंक कार्बोनेट, जब ऊष्मा दिया जाए इसको गर्म किया गया बनेगा क्या ऑक्साइड, भाई ये भी ऑक्साइड में परिवर्तन होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। भाई जब गर्म करूंगा टूटेगा, वियोजित होगा, मतलब कि ZnO लेकर भागेगा क्योंकि Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव पूरा, और एक O चला गया, यहाँ पे CO3 है, एक यहाँ पे जब CO3 है यहाँ से एक O निकाल लिया, क्या बना CO2 बनेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी के साथ अगला क्या है, कार्बन के साथ धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब देखो ये जो मेरे पास धातु ऑक्साइड आया ZnO, इसको बोलेंगे धातु ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि जिंक मतलब धातु है, ऑक्सीजन ऑक्साइड धातु ऑक्साइड। जब इसका कार्बन के साथ गर्म किया जाता है क्या बनेगा, Zn अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और CO लेकर अलग चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये रिएक्शन 2025 में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे पूछ लिया था कि भाई जो हम ए सक्रिय श्रेणी में जो भी मिडिल में जो धातु स्थित होती है, मध्य में, उस टाइम जो घटना होती है उसको बताइए आप, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन ना। तो उस टाइम हमने भर्जन के बारे में चाहे लिख सकता हूँ, चाहे निस्तापन, और ये दो निस्तापन और ये वाली आप लिख सकते हो, कार्बन के साथ धातु ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ गए ना। तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो अगला है मेरा यही कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, किसमें, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का। अभी मैंने मिडिल में पढ़ लिया, अब नीचे वाली पढ़ रहा हूं। तो देखो नीचे कौन कौन सी, कॉपर Hg Ag, मतलब ये सभी नीचे आएंगे, Au भी आएगा, ठीक है। तो कॉपर Hg Ag Au ये नीचे आएंगे। तो क्या होगा इनका मतलब, अब देखो इनके सल्फाइड अयस्कों को भर्जन करके प्राप्त ऑक्साइडों को गर्म करने पर ही धातु प्राप्त होती है। मतलब जो भी सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातु हैं इनका भर्जन करके, भर्जन मतलब अभी मैंने समझा कि वायु की अधिक मात्रा में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो वहां पे जान रहे हो सल्फाइड अयस्क बनता था, भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जान लो भर्जन क्रिया होती थी वहां पे। तो अब यहीं पे है कि इनके सल्फाइड अयस्कों को भर्जन करके प्राप्त ऑक्साइडों को गर्म करने पर ही धातु प्राप्त होती है। पहला है मरकरी का निष्कर्षण। देखो मरकरी मतलब Hg का कम क्रियाशील धातु है, Hg जो है Hg मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे पारा का जो मरकरी का निष्कर्षण मतलब है, पारा का कम क्रियाशील धातु है, कौन, पारा
कम क्रियाशील धातु है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। जो पारा है कम क्रियाशील धातु है, पारा क्या है, कम क्रियाशील धातु है, पारा यहाँ पे लिख दूंगा, कम क्रियाशील धातु जिसका अयस्क सिनाबार, सिनाबार मतलब HGS, क्या होता है सिनाबार का सूत्र, HGS, ध्यान रखना क्योंकि सूत्र पूछा जा सकता है, HGS कि भाई मरकरी जो है पारा Hg, उसका एक अयस्क बताओ, तो उसका एक अयस्क क्या है, सिनाबार, जिसका सूत्र होता है HGS। तो अब देखो जब हम लोग इसकी अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखो अपक्रिया के केस में HGS मतलब HGS सीना बार हो गया, जब इसको वायु की सीमित मात्रा में ऑक्सीजन से क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, HGO, क्या बनेगा, HGO। Hg एक पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन दो निगेटिव, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो बाहर से मल्टीप्लाई, क्योंकि Hg मरकरी हुआ, ऑक्सीजन दो से मल्टीप्लाई, और सल्फर है, ऑक्सीजन है, जान लो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, बनेगा दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो दो चार, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो यस, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करा दो, दो यस, और दो Hg भी हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ दो दो चार, यहाँ दो दूनी चार, यहाँ दो छः, यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करा दो, बन गया 2HgS, जब 3O2 से क्रिया कराऊंगा 2HgO प्लस का 2SO2। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि Hg टू पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन दो निगेटिव, तो HgO बना, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने दो से मल्टीप्लाई कराया था, पहले रिएक्शन है। दूसरी हुआ जब HgO को, मतलब इसी HgO को मरकरी ऑक्साइड को जब फिर गर्म किया जाता है तो ये मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हवा अलग से निकल जाएगी, ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन दो है, दो से मल्टीप्लाई कराओगे बाहर, दो Hg बन गया, दो Hg यहाँ पे हो गया, तो ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगला दूसरा कॉपर का निष्कर्षण, देखो कॉपर का निष्कर्षण जो है, कॉपर निम्न क्रियाशील धातु, यहाँ पे दो बार मैंने लिख दिया, एक ही बार लिखना ना, कॉपर जो है निम्न क्रियाशील धातु है, भाई कॉपर सक्रियता श्रेणी में आप देख रहे हो नीचे स्थित है ना, धातु से नीचे स्थित है, तो भाई निम्न क्रियाशील धातु है, जिसका अयस्क कॉपर ग्लांस, क्या होगा, जिसका अयस्क कॉपर ग्लांस, जिसका सूत्र होता है Cu2S। ध्यान रखना कि पूछ सकता है कॉपर का एक अयस्क का नाम बताओ, क्या है, कॉपर ग्लांस, Cu2S, क्या होगा, Cu2S एक कॉपर का अयस्क है। अब रिएक्शन देखो, जब इसका क्रिया Cu2S है, किससे कराना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, Cu2S कॉपर ग्लांस का क्रिया Cu2S मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराऊंगा तो क्या बनेगा, Cu2O, पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको कॉपर ऑक्साइड, या फिर और सल्फर और ऑक्सीजन दिखना है तो जान लो सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, SO2 निकाल लिया। अब बैलेंस ही पूरा करेंगे तो दो Cu होगा, तो दो Cu यहाँ पे दो से बाहर मल्टीप्लाई कराओ, दो सल्फर ये है, दो सल्फर मल्टीप्लाई होगा, अब दूनी चार Cu यहाँ, और यहाँ पे दो दूनी चार Cu, ऑक्सीजन देखो तीन दूनी छः, और यहाँ पे दो दूनी चार ऑक्सीजन, और यहाँ बाहर दो से मल्टीप्लाई है, 6 ऑक्सीजन बन गया। मतलब ये हुआ कि जब आप देखो नहीं समझ रहे, देखो Cu2S हुआ कॉपर ग्लांस, ठीक है, प्लस जब इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो बनाएगा क्या, Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और सल्फर है और ऑक्सीजन है, जान लो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगा। इतना समझे। अब यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो, दो और एक तीन, तीन बाहर से मल्टीप्लाई कराओगे, तीन दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब 6 ऑक्सीजन बन गया, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करा दो, दो दूनी 4, यहाँ बाहर दो से करा दोगे तो दो चार दो 6 ऑक्सीजन, दो Cu तो दो Cu यहाँ हो गया। अब 4 Cu हो गया, दो दूनी 4 Cu बराबर, दो SB, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रिएक्शन है फिर 2Cu2O। अब इसी को Cu2O को फिर जब आप कॉपर ग्लांस से क्रिया कराओगे, गर्म कराओगे तो बनेगा 6 Cu, क्यों, दो दूनी 4 Cu यहाँ है, चार दो 6 Cu निकलेगा, और प्लस भाई सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दोगे, दो O है तो यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जहां भी सल्फर और ऑक्सीजन दिखता है जान लो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा था यार कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखती थी, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा जान लो जल निकलना है, ये भी आपने सीखा था। उसी प्रकार जहां पे सल्फर और ऑक्सीजन दिखे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, अगला है कॉन्सेप्ट सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब देखो भाई, ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, He, Ag, यू नहीं ये यूं। तो भाई आई होप आपको अभी तक ये सक्रियता श्रेणी जो रिएक्टिविटी सीरीज है याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा। तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये सबसे भाई ऊपर स्थित है। भाई जितनी भी धातु जो ऊपर स्थित है वो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। देखो क्या होता है, इन धातुओं को इनके यौगिकों से कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता,
मतलब जो भी मेरे पास इन धातु ये धातु है, जैसे मान लो कि मैं धातु ले Na2O सोडियम ऑक्साइड, अब इनके कार्बन से क्रिया कराऊं तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब सोडियम ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पे आप ऐसे मत बना देना कि 2Na कर दो और प्लस CO2 कर दो, ठीक, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 Na तो यहाँ पे 4Na कर दो, 4Na कर दो। तो ऐसा मत कर देना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन धातुओं को, क्योंकि जो सक्रिय श्रेणी में ऊपर स्थित है, इन धातुओं को इनके यौगिकों से कार्बन के अपचयन द्वारा, अगर आप कार्बन का अपचयन कराते हैं, प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, ठीक है। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देख रहे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइडों को कार्बन अपचयित नहीं करता है। इनके जो ऑक्साइड है, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अब मान लो इनके साथ ऑक्सीजन जोड़ोगे तो बनेगा ना ऑक्साइड, इनके साथ ऑक्सीजन जोड़ दोगे, जैसे मान लो CaX को धातु वो जोड़िए तो एक कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि ये क्या बना, ऑक्साइड बना कि ना। जब इनको आप कार्बन के साथ अपचयन कराओगे तो कोई भी अपक्रिया नहीं देगा, ठीक। तो अब इसमें पहला आता है भाई, देखो पहला क्या है, अब फिर क्या होगा, अब इनको हम अपक्रिया करेंगे कैसे, इनका अपक्रिया सिर्फ करेंगे किस विधि के द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। मतलब जहां पे हम लोग करंट के माध्यम से इन चीजों को अलग करेंगे, विद्युत अपघटन, अपघटनीय अपचयन के द्वारा। तो सबसे पहला है सोडियम धातु का निष्कर्षण, सोडियम लेता हूं, इसका धातु का निष्कर्षण करूंगा। देखो NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर धातु Na तथा एनोड पर क्लोरीन मतलब Cl2 प्राप्त होती है। Cl2 भाई क्लोरीन जो होती है जनरली ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में निकलती है, 2Cl2 के रूप में निकलती है। तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हें ध्यान हो कि जो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, अब भाई इसमें विद्युत अपघटन कराऊंगा, मतलब इसमें भाई विद्युत प्रवाहित कराऊंगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, ऐसे ना, और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले कैथोड पर जो होगा सोडियम, सोडियम Na एक पॉजिटिव होता है, जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो क्या बनेगा, सोडियम Na बन जाएगा, जिसका मतलब अपचयन होगा। मतलब कि जब अपकारक के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो जान लो वहां पे अपचयन हो रहा है, मतलब सोडियम बन जाएगा। तो कैथोड पर सोडियम प्राप्त हुआ, एनोड पर मतलब क्लोरीन प्राप्त होगा, मतलब कि एनोड मान लो Cl लिखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव निकलेगा, प्लस Cl बनेगा और Cl निकलेगा। और हम जानते हैं Cl किसके फॉर्म में निकलता है, Cl2 गैस के फॉर्म में, 2 Cl यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, फिर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से निकल हो जाएगा। इसका मतलब 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl2, Cl2 गैस के फॉर्म में निकलता है। तो भाई जब आप देखो ये अभिकारक है, अभिकारक के साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन होता है, और उत्पाद के साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऑक्सीकारक होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हाँ कहीं पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे ऑक्सीकारक हो रहा है कि अपचयन, तो यहाँ अपचयन कहाँ पे होगा, जहाँ पे अब जहाँ पे ऑक्सी, ये क्या होता है ऑक्सी, मतलब कि इधर क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक के साइड अपचयन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक के साइड जुड़ेगा, और अपचयन के साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा। क्लियर। तो कैथोड पर सोडियम प्राप्त होगा और एनोड पर क्लोरीन धातु प्राप्त होगी, क्लोरीन प्राप्त होती है, मतलब Cl2 प्राप्त होती है। तो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, धातुओं का परिष्करण। देखो इसमें क्या होता है कि जो यार अब ये जो मेथड होता है ये पूरी तरह से, देखो हम लोगों ने जितने भी धातु अभी प्राप्त किए थे, अभी मैंने पढ़ा था खनिज के बारे में, तो वहां पे क्या था कि यार धातुएं तो भू परपटी से निकाली जा रही हैं। तो अब जान लो कि अगर मान लो धातुएं भू परपटी से निकाली जा रही थी, इसका मतलब उसमें मैटे होंगे ना, कीचड़ होंगे थोड़ा सा, या कूड़ा करकट, मतलब कि थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर ये सारे लगे होंगे कि नहीं। तो इन्हीं को पूरी तरह से अगर मुझे प्योर करना है तो मैं क्या करूंगा, धातु का परिष्करण करूंगा, वो भी एक ऐसी विधि द्वारा, किसके विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो सबसे पहले इस विधि में हम लोग कॉपर का परिष्करण करेंगे। किसका करेंगे, कॉपर का परिष्करण, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके उसको शुद्ध बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें ये क्या है, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का परिष्करण कीजिए। इसमें ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, इस विधि में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड, मतलब जो मेरे पास अशुद्ध धातु है एनोड, और शुद्ध धातुओं को कैथोड के रूप में उपयोग कर विद्युत द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड पे, एनोड, और जो शुद्ध धातु है उसको कैथोड के रूप में उपयोग कर विद्युत द्वारा उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, शुद्ध किया जाता है। धातु लवण का विलयन होता है, धातु लवण का विलयन मतलब CuSO4 एक घोल है, इसका घोल है, इसका विलयन है,
इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग होता है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, मतलब उसमें करंट प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु जो होती है इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है। मतलब जो अशुद्ध धातु है वह जो ए विलयन है CuSO4 का, इसी में घुल जाएगी, इसी में मिल जाती है। और कैथोड पर समान मात्रा में शुद्ध धातु जमा हो जाती है। और ये जो कैथोड वाला है, ये जो धातु, ये प्लेट है, ये कैथोड है, इस पे जो शुद्ध धातु है वह जमा हो जाती है। और अशुद्ध धातु भाई जाके उसमें घुल गई, मिल गई, तो मुझे क्यों कि मुझे यही तो करना है कि अशुद्ध धातु को हटा दो, जो ऊपर लगे हैं कंकड़ मिट्टी हटा दो, और जो शुद्ध बची उसको रख लो। तो शुद्ध धातु क्या होती है? कैथोड पर समान मात्रा में शुद्ध धातु जमा हो जाती है। एक ऐसे दो चित्र ऐसे बनाओगे, ऐसे दो प्लेट डाल दोगे, इसमें एक कैथोड का एनोड एनोड है, कैथोड है, इधर CuSO4 का पूरा विलयन है, और ये शुद्ध धातु है। और जो अशुद्ध धातु है एनोड में कीचड़, एनोड कीचड़, इसका मतलब क्या है कि जो अशुद्ध धातु एनोड के साइड यहाँ पे थोड़ा कीचड़ के रूप में से बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती, थोड़ा कीचड़ का टाइप का, मतलब कि जैसे जो अशुद्ध धातु निकली ना वह नीचे एनोड के साइड बैठ जाती है। अब देखो, अगर पॉइंट है शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है, मैंने देखा भी, जबकि अशुद्ध धातु की अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे एनोड कीचड़ के रूप में जमा हो जाती है। मतलब जो अशुद्ध धातुएं हैं, वहां पे जो अशुद्ध धातुएं से जो कीचड़ निकला वह एनोड के साइड नीचे जमा हो जाती है, बैठ जाती है। यही विधि कहलाती है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का परिष्करण। मतलब इसमें भाई, इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, CuSO4 का एक विलयन होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्ध धातु है वो एनोड के नीचे बैठ जाती है, और शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड पर जमा हो जाती है। बस यही इसमें लिखना है। और कैथोड पे जो क्रिया होगी, जो Cu कॉपर, मतलब Cu 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, जब ये निकलेगा तो क्या बनेगा 2Cu, मतलब कॉपर, और एक कैथोड पर कॉपर जमा हो जाता है। एनोड पर मतलब कि कॉपर से अशुद्ध धातु निकलती है भाई, अशुद्ध धातु निकलेगा ना उससे एनोड पर, तो नीचे जमा होती है, तो कॉपर गिव राइज Cu2 पॉजिटिव प्लस का 2E इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मतलब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जम रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन लिख लेना, कैथोड पर और एनोड पर। जब भी कैथोड की बात चले तो अभिकारक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और उधर 2 Cu बनाएंगे, क्योंकि Cu पे 2 पॉजिटिव होता है। एनोड पे बात चले तो उत्पाद के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि Cu पे 2 पॉजिटिव, जिसपे अगर 2 पॉजिटिव होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव होता है 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये याद रख लेना, लिख लेना, ठीक है, ये चित्र बना लेना, ये चित्र बना लेना, ठीक है। ऐसे आगे, अब नेक्स्ट है अपना धातुओं के निष्कर्षण में विस्थापन अपक्रियाएं। देखो, ये जो विस्थापन अपक्रिया पढ़ रहा हूँ ये भी CBSE के एग्जाम में आता है 2025 और 2018 2016 में। देखो, Fe मैं लेता हूँ एक धातु Fe2O3 बनेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव। और अब देखो, जब ये 2 निगेटिव होता है, 3 पॉजिटिव भी शो करता है, 3 2 5, 3 2 5 घटाना नहीं है, ठीक, तो बैलेंस ही पूरा, तो इसीलिए बना Fe2O3। अब जब इसको एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराओगे, किससे? एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराओगे, तो ध्यान लो बनेगा क्या? Al2O3। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, तो बैलेंसी करने के लिए Al2O3, तो ये बनेगा Al2O3, और प्लस का क्या बचा? 2Fe बचा। क्या बचा? 2Fe प्लस का ऊष्मा, मतलब हीट बच जाएगी, ठीक है, हीट निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या, वो क्यों निकाल के फेंक रहा है? मतलब कि जो एल्यूमिनियम होता है वह फेरस Fe से, जो आयरन धातु सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम इससे ऊपर होता है, Fe से ऊपर होता है, मतलब ज्यादा क्रियाशील धातु है, इसीलिए ये एल्यूमिनियम Fe2O3 से Fe को बाहर निकाल के फेंक देता है, तो बना लेता है Al2O3। यही विस्थापन अपक्रिया भाई, क्योंकि एक तत्व से दूसरे तत्व निकाल के फेंकना, बस। दूसरी रिएक्शन है MnO2। क्या है? MnO2 प्लस, Mn 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीज, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, बैलेंसी बराबर MnO2, एल्यूमिनियम। जब ये क्रिया कराएगा तो मैंने बताया Al2O3 बनाना है, और प्लस का क्या निकलेगा? Mn। यहाँ पे देखो Al2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 2Al बन जाएगा, 3O है तो यहाँ पे 3 बाहर से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6O हो गया, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन 3 दिक्कत हो जाएगा 2 से, तो 3 दूनी 6O, 2 दूनी 4O, एल्यूमिनियम बना तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे, और 3Mn है तो यहाँ पे 3Mn बैलेंस ही पूरा कर लोगे, प्लस का उष्मा निकल जाएगी, बस हीट। समझ गए ना? ये दोनों रिएक्शन क्या है? विस्थापन अपक्रिया में आते हैं। इन्हीं दोनों रिएक्शन को हम लोग थर्मिट अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट अपक्रिया भी, ये दोनों रिएक्शन थर्मिट अपक्रिया में भी आती हैं। तो बोल सकते हैं थर्मिट अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखो, इन दोनों आप लिख सकते हैं, फिर 2O3 प्लस का 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, और फिर 3MnO2 प्लस का 4Al, और फिर गिव राइज Al2O3 प्लस का 3Mn। ये दोनों रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे आप लोगों ने सीखा था विस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो ये दोनों रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया ही है, क्योंकि एक तत्व से निकाल के उसको विस्थापित कर रहा है। क्लियर? आगे,
अब देखो अगला है अपना संचारण। भाई तो ये तो हमने पीछे कक्षा में पढ़ लिया, मतलब पीछे लेक्चर्स में पढ़ लिया संचारण, कोरिजन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ भी देख लेता हूँ यार होता क्या है, चलो एक बार एक नजर घुमा लेता हूँ। क्या कह रहा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मैंने देखा अगर आप धातु को बाहर रख दे तो भाई उस पे कार्बन, उस पे ऑक्सीजन, उस पे थोड़े से क्या होंगे, कंकड़ पत्थर मिट्टी, ये सारी चीजें क्या होती है, जमा होने लग जाती हैं। तो जैसे धीरे धीरे जमा होने लगती है तो जो धातु होती है उसके जो पार्ट होते हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नष्ट होने लगते हैं इसका मतलब उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि भाई जब हम धातुओं को बाहर रखते हैं, वायु नमी ये सारी चीजें पाती है तो उस पर जंग लगता है। इसका मतलब जब कोई धातु ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आती है तो वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लोहे में जंग लगना या चांदी पर काली परत का चढ़ना। मतलब आप देखो तो चांदी में मम्मी जो हम चांदी लेते हैं पायल, देखो मम्मी जब साफ करते हैं तो काली परत चढ़ जाती है, उसको ब्रश से धो साफ करते हैं तो उस पर काली परत का चढ़ना। ठीक, अब भाई मान लो इसको आपको बचाना है तो आप क्या कर सकते हो बताओ। अगर आपको इसको बचाना तो क्या करोगे, बचाने के उपाय पहला पेंट कर सकते हो, उस पर तेल लगाकर सब ग्रीस करके। और चौथा एसिड लेपन मतलब कि गैल्वेनीकरण करके, जिसका मतलब गैल्वेनीकरण का मतलब कि लोहे पर जो लोहा होता है उस पर जस्ते जस्ते मतलब जिंक जेडेन की पतली परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण या एसिड लेपन ही कहते हैं। मतलब कि जो जिंक होती है, जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं, जस्ता उसकी परत पतली सी परत अगर आप लोहे पे चढ़ा देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या पूछ सकते हैं गैल्वेनीकरण क्या है या संलेपन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने को ही संलेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ता हूं, अगला है मेरे पास मिश्र धातु। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कब आप सभी के एग्जाम में 2016, 18, 2018, 2024, 2025 यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे सीबीएसई भी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मिश्र धातु कहते किसे हैं। देखो दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब आप दो से ज्यादा जो धातुएं लेंगे उसमें एक धातु या एक अधातु का जो समांगी मिश्रण होगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आपने क्लास 9 में पढ़ा है, जब मैं उसको अलग कर सकता हूं ना विधि में, उसमें क्या होता है। तो इसमें पूछता है भाई मिश्र धातु क्या है, तो आप बता सकते हो दो से अधिक धातुओं जिसमें एक आधा धातु होगा एक अधातु होगा, उसका जो समांगी मिश्रण होगा वही मिश्र धातु कहलाएगा। अब इसमें पूछता है, क्वेश्चन पूछा था कॉपर की मिश्र धातुएं तथा उनका संगठन एवं उपयोग लिखो। जो एग्जाम में आया था बोला था कॉपर के 4 मिश्र धातुएं, उनका संगठन और उनका उपयोग बताइए। तो जिसमें मिश्र धातु पहला है पीतल, और एक मिश्र धातु और होता है स्टील, भी हम लोग जानते हैं क्या, स्टील। ये भी कॉपर का एक मिश्र धातु है जो कि किससे बना होता है, लोहा, इसमें लोहा रहता है और कार्बन की मात्रा रहती है, लोहा और कार्बन की मात्रा रहती है जो स्टील बनाया जाता है। ये भी एक मिश्र धातु है स्टील। ठीक, अब देखो पहले यहां पे मैंने एक मिश्र धातु लिए पीतल। पीतल का संगठन क्या होता है, जिसमें 80% कॉपर, मतलब कि पीतल में 80% कॉपर मिलाया जाता है, 20% जेडियम मतलब जिंक जस्ता, और इसका उपयोग होता है बर्तन तथा तार बनाने में। दूसरा है कांसा मतलब जिसमें 88% सीयू मतलब कि 88% कॉपर की मात्रा रहती है, और 12% एसएन का मतलब हम जिसको बोलते हैं टिन, क्या टिन की मात्रा रहती है। इसका प्रयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अगला गन मेटल में 88% इसमें क्या रहता है, सीयू कॉपर की मात्रा, 10% एसएन मतलब टिन और 2% जेडेन, मतलब टोटल तो 100% रखना है। तो इसमें देख लो 88 10 2% 88 सीयू 10% एसएन 2% जेडेन, और इसका बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे बनाने में करते हैं, या इसी का उपयोग हम लोग वहां भी करते हैं, मशीनों और वाहनों के गेयर बनाने में, क्या गेयर बनाने में भी करते हैं। अगला चौथा रोल्ड गोल्ड मतलब कि 95% इसमें कॉपर मिलाया जाता है रोल्ड गोल्ड में, और 5% एल्यूमिनियम, इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बना लेना, याद कर लेना। हाँ, पीतल, कौसा, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड ये मिश्र धातु हैं। इनका उपयोग क्या होता है, इसमें इनका संगठन कितना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए ना, पॉइंट क्लियर। अब एक पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आते हैं यहां से, अमलगम क्या होता है, एनसीईआरटी में है। यदि कोई एक धातु पारद का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी मतलब Hg, इसी को बोलते हैं पारद, मतलब मरकरी को भी पारद भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में पारद भी बोला गया इसको। तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मतलब यदि कोई एक धातु पारद है
मतलब कि वो मरकरी है, तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखो यही क्वेश्चन आया था 2025 के एग्जाम में। क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन बोला था कि बताओ अमलगम होता है तो उपधातु गलत, यौगिक गलत, बिस्मांगी मिश्रण गलत, मिश्र धातु, क्योंकि बोला ना मिश्र धातु का अमलगम कहते हैं, मिश्र धातु को अमलगम, यदि कोई एक धातु पा रहा है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन बना था 2025 में यहीं से, मिस धातु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीमनी है आर्सेनिक। अब मतलब कि एंटीमनी और आर्सेनिक क्या होता है? एंटीमनी और आर्सेनिक एक उपधातु होता है, ना तो धातु ना ही धातु ना ही आखिरी गैस, एक उपधातु है। 2016, 23, 24 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? अब आप लोग बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप यहाँ पे क्या बताओगे? आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज तो याद है भाई, याद है ना? तो उसमें आपने देखा था कि जो भी धातुएं ऊपर स्थित होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा था ना, तांबा हटा दो, तांबा नीचे होता, सोना भी नीचे होता, हटा दो, एल्यूमिनियम भी नीचे होता, बचा सोडियम, सोडियम सबसे ऊपर है। जब सबसे ऊपर है तो यह तो सबसे ऊपर है, सबसे अधिक अक्रियशील धातु है, और हाइड्रोजन इससे नीचे होता है, यही हाइड्रोजन गैस निकालेगी, सोडियम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या कहलाएगा? अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अधातु। क्यों? अगर मान लो कोई भी मेरे पास ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह किसी न किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं? क्यों लेगा? क्योंकि उसको बैलेंस ही पूरा करना के लिए करना है मुझे। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी तत्व को उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की। अगर इन्होंने बोला है कि उसके बाह्यतम कोश में 7 है, तो किसी न किसी से एक लेगा। जब लेगा तो लेने वाला क्या होता है? ऋणी होता है। तो लेने वाला ऋणी, तो मतलब कि वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व देख लो। मतलब कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व क्या है? कौन ऐसा तत्व है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को बनाएगा? बता सकते हो यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? पोटेशियम। कौन हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बोला है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व जो है पोटेशियम, और यहीं पे मैंने लिखा है सोडियम ए भी। हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व मतलब कि बनाने वाला पूछे चाहे गैस निकालती है पूछे चाहे बनाने वाला पूछे, तो पोटेशियम सोडियम दोनों ए सही हो जाएगा। क्योंकि आपको याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन से दोनों ऊपर स्थित होती हैं, ज्यादा क्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बता रहा है निम्न में से इसमें से कौन सी धातु है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा धातु है, तो इसमें बताओ कौन धातु है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम एक धातु है, ए बोरान, सिलिकॉन, कार्बन ये अधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अधातु है निम्नलिखित, ए 22 में भी क्वेश्चन पूछा था कौन सा धातु है? तो यहाँ पे पोटेशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोडियम धातु है। बचा एफ, फ्लोरीन और हीलियम। यहाँ पे मैंने लिखा था फ्लोरीन जो पूछा था 2022 के क्वेश्चन में पूछा था, ए धातु है। और फिर एक बार 2024 के क्वेश्चन में पूछा था जिसमें हीलियम दिया गया था, क्या? हीलियम भी एक अधातु है। और यहाँ पे एक और बता दूं कि जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन और जो ब्रोमीन और जो आयोडीन ये सभी क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। और सल्फर भी और कार्बन भी ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। अधातु मतलब नॉन मेटल, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो कौन सी धातु? तो यहाँ पे धातु हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम और जिंक, या अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जैसे मान लो कि Mg लिया और एक अम्ल ले लिया HCl, तो बनाएगा MgCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस निकाल देगी H2, MgCl2, क्योंकि Mg दो पॉजिटिव होता है, Cl एक नेगेटिव, बैलेंस ही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से बाहर मल्टीप्लाई करा 2Cl 2H, बैलेंस ही पूरा हो जाएगी। तो देख लो MgCl2 यहाँ पे ये भी लिख सकते हो Zn प्लस का HCl ले लो तो ये भी बन जाएगा ZnCl2 प्लस का H2, ये भी बन जाएगा। तो 2025 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि जो Mg है, जो जिंक है, यह अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो फाइनली यार अभी तक मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और कई सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि हमारे एग्जाम में आए हैं हमने, और ये भी बताया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक एग्जाम में आया भी है। तो यहां तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है। कैसा लगा गन शॉट यार? कमेंट में जरूर बताना और दिल फेंक के जाना कैसा लगा। और हाँ, मेरे एक आपसे यही निवेदन है यार कि इस क्लास को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, कोई भी ग्रुप में हो।
आप किसी ना किसी को जरूर एक वीडियो शेयर करो, अपने सारे ग्रुप में फैला दो, हर जगह अपने दोस्त यार को सबको शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके बता देना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया, बाय।